हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सीसी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल एंड एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस। इस चैप्टर में भी हम बहुत सारे लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका फॉर्मेट देखेंगे, किस तरह से उन्हें लिखा जाता है वो भी देखने वाले हैं। बट उनकी थियोरी भी आपको पता होनी चाहिए, तो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इसी में आपको पता चलेगा कि इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, आज का जो बिज़नेस है इसमें बहुत कंपटीशन हो रहा है, और अगर बिज़नेस को कंपटीशन को अच्छी तरह से हैंडल करना है तो उनके हाथ में सिर्फ एक काम है। वो क्या कर सकते हैं? वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे से कांटेक्ट में रह सकते हैं। जब बिज़नेस अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे से टच में रहती है, उनके कांस्टेंट कांटेक्ट में रहती है, तो क्या होता है, बिज़नेस भी बहुत जल्दी ग्रो होता है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। नाउ अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। जब हम लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस। और ये करस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिज़नेस के अंदर, कंपनी के अंदर। सभी डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के साथ अगर टच में रहना है तो वो करस्पॉन्डेंस करते हैं, यानी कि लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब करस्पॉन्डेंस हेड ऑफिस से ब्रांच तक होता है, यानी कि जब हेड ऑफिस के लोग अपने ब्रांच के एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं लेटर्स के थ्रू, या फिर ब्रांच के लोग हेड ऑफिस के लोग के साथ कम्युनिकेट करते हैं लेटर के थ्रू, उसको कहा जाता है इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। इसको इंस्टीट्यूशनल करस्पॉन्डेंस भी कहा जाता है। अब कोई भी हेड ऑफिस अपने ब्रांच के लोगों के साथ कैसे कांटेक्ट में रहता है, तो या तो वो लोग नोटिस के थ्रू एक दूसरे से बात कर लेते हैं, सर्कुलर के थ्रू बात कर लेते हैं, या फिर मेमो के थ्रू बात कर लेते हैं। पहले हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हर बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन दो तरीक़ों से किया जाता है, या फिर ओरल या फिर रिटन। बहुत सारे ऐसे मीडिया है जिसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस। आखिर क्यों हमें इंटर डिपार्टमेंटल करस्पॉन्डेंस करना होता है? क्यों हम कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर्स का हेल्प लेते हैं? क्यों भाई, बोल के भी तो काम किया जा सकता है, लेटर्स के थ्रू बातचीत करना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला, जब आप ओरली बात करते हो तो आप वो बात बाद में भूल भी सकते हो, लेकिन अगर आप लेटर लिख के बात करते हो तो वो बातें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सेकंड, जो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, जब आप लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो ना, तो वो रिटर्न फॉर्म में आपके पास हमेशा रहता है और फ्यूचर में आप उसे एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हो। थर्ड, आपको भी पता है जब कोई सामने आके फेस टू फेस बात करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बात करने में, हेजिटेशन बहुत फील होता है। बट जब आप लेटर्स के थ्रू बात करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फोर्थ, अगर आप रिटर्न फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को काम देते हो ना, तो वो लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। आप ये ट्राई भी कर सकते हो। फिफ्थ, जब आप रिटर्न फॉर्म में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो तो बात करने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को फाइल में रख सकते हो, जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सिक्स्थ, ये बहुत ज़्यादा कम एक्सपेंसिव है, ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इसमें खर्चा बहुत कम लगता है। अब हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा ही था कि अगर आपको करस्पॉन्डेंस करना है तो उसके मोस्टली 3 तरीके होते हैं, नोटिस के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू और मेमो के थ्रू। पहले हम देखेंगे नोटिस क्या होता है। जनरली मैं आपको बताऊँ तो नोटिस मतलब सिंपली एक लेटर होता है, जो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें एम्प्लॉयज़ को कोई ज़रूरी बात बतानी होती है। अब हम डेफिनेशन की हेल्प से देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा लेटर है जो इसलिए लिखा जाता है ताकि हम हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ
कम्युनिकेट कर सके और उन्हें बता सके कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, लीगली क्या चेंजेस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आया है और स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि ऑफिस के अंदर, बिजनेस के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या चेंज हुआ है। ये सब चेंजेस बताने के लिए एम्प्लॉयज़ को हम लेटर लिखते हैं और उसी लेटर को हम कहते हैं नोटिस। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटिस, आखिर ये नोटिस लिखा क्यों जाता है। फर्स्ट, एम्प्लॉयज़ का अटेंशन खींचने के लिए, जब वो पॉलिसी को ध्यान में रख के काम नहीं करते हैं तब हम नोटिस लिखते हैं। सेकंड, अगर हमें एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना है कोई चेंजेस के बारे में तो हम नोटिस लिखते हैं। थर्ड, जब हमें एम्प्लॉयज़ को बताना होता है कि आप इसी ऑर्डर के हिसाब से, इसी मेथड के हिसाब से काम करो, अपने ड्यूटी को परफॉर्म करो, तब हम नोटिस लिखते हैं। फोर्थ, जब हमें किसी को काम देना होता है कि आप ये काम करो, साथ में हम उसको टाइम लिमिट भी देते हैं कि इतने टाइम में ही आपको ये काम करके देना है और साथ में हम उसको लोकेशन भी बता देते हैं कि यहाँ पर आके सबमिट करना है, तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट काम होगा, इसीलिए यहाँ पर टाइम भी बताया जा रहा है, लोकेशन भी बताया जा रहा है। तो इतने इम्पॉर्टेंट काम के लिए हम नोटिस इशू करते हैं। फिफ्थ, आपको तो पता ही होगा कि कंपनी में प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया जाता है और हर एम्प्लॉय प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाता है। तो जब हमें इन्फॉर्म करना होता है कि एम्प्लॉयज़ आओ और अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करो, या फिर हमें उन्हें ये बताना है कि किसने किसने ये रिपोर्ट सबमिट कर दिया, किसने किसने नहीं करा, तो हम नोटिस इशू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर। आखिर ये सर्कुलर क्या होता है। देखिए, सो इट इज़ अ लेटर। अगेन ये भी एक लेटर है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे लिखा जाता है, मतलब हमेशा लिखा ही जाता है, 2 दिन पे, 3 दिन पे, 1 हफ्ते पे, रेगुलर बेसिस पे ये जो सर्कुलर है ये लिखा जाता है। और ये दिया किसको जाता है, ये किसी एक बंदे को नहीं दिया जाता है, ये एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को दिया जाता है, पूरे झुंड में ये दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि हम सबको एक साथ बता सके कि किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उन्हें काम करना है, यानी कि मैनेजमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, क्या रेगुलेशंस बनाए हैं, इन सब को बताने के लिए हम ये सर्कुलर लेटर लिखते हैं। तो आई होप कि आपको ये सर्कुलर पता हो गया होगा। एक बात याद रखना, नोटिस हम किसी एक बंदे को लिखते हैं, लेकिन ये जो सर्कुलर है ये पूरे ग्रुप के लिए लिखा जाता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सर्कुलर। आखिर ये सर्कुलर क्या क्या काम करता है। पहला, ये एम्प्लॉय को गाइड करने का काम करता है। सेकंड, ये एम्प्लॉय का अटेंशन खींचता है, ये एम्प्लॉयज़ को बताता है कि उनके मैनेजमेंट ने कौन कौन से डिसीजन लिए हैं और उन्हें यानी कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से अब काम करना है। थर्ड, हम कभी कभार अपने एम्प्लॉयज़ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बट वो हमें उतना नहीं दे पाते हैं, तो जब हम सर्कुलर लिख के उन्हें बताते हैं कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी अवेयर हो जाते हैं और वो अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, तो उस केस में भी सर्कुलर इशू किया जाता है। फोर्थ, एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वालिटी बनी रहे, इसके लिए भी हम सर्कुलर इशू करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्कुलर। आखिर ये सर्कुलर होता कैसा है। पहला, ये सर्कुलर रिटन फॉर्म में होता है और ये किसी एक एम्प्लॉय के लिए नहीं होता है, ये पूरे ग्रुप के लिए होता है। सेकंड, इसके अंदर जो भी लिखा होता है ये सभी मेंबर्स के लिए होता है। थर्ड, इसका जो फॉर्मेट है वो बाकी सारे लेटर्स की तरह ही होता है, हाँ कभी कभार कुछ चेंजेस हो जाते हैं। फोर्थ, सर्कुलर में डेट और टाइम लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ, सर्कुलर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम हमारे एम्प्लॉयज़ का अटेंशन खींच सके और उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट बात रिलेटेड टू पॉलिसी बता सके। तो ये था सर्कुलर। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन नोटिस एंड सर्कुलर। नोटिस में क्या फ़र्क है, सर्कुलर में क्या फ़र्क है। सबसे पहला पॉइंट, नोटिस हम किसी एक पर्सन को ही देते हैं, एक बंदे को ही देते हैं, लेकिन ये जो सर्कुलर है ये हम पूरे ग्रुप को देते हैं। दूसरा,
नोटिस की हेल्प से आप अपने एम्प्लॉयज़ को बता पाते हो कि लीगली क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सर्कुलर की हेल्प से तो आप उन्हें सब कुछ बता देते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है क्या गलत है, प्रैक्टिकल व्यू से क्या सही है क्या गलत है, और लीगली तो आ ही गया। मतलब यहाँ पर आप इतने सारे व्यू पॉइंट्स समझा पाते हो। थर्ड, नोटिस एक टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि मैनेजमेंट भी एम्प्लॉय को नोटिस दे सकती है और एम्प्लॉयज़ भी कभी कभार मैनेजमेंट को नोटिस दे देते हैं। बट ये जो सर्कुलर है ये सिर्फ मैनेजमेंट वाले एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट को नहीं दे सकता। फोर्थ ये है कि समझ लो आप कोई नोटिस बना रहे हो, तो नोटिस बनाने से पहले आप क्या कर सकते हो, एक सर्कुलर बना के और सबको बांट सकते हो कि हम कोई नोटिस तैयार कर रहे हैं, ये आप कर सकते हो। लेकिन समझ लो आप कोई सर्कुलर बना रहे हो और आप पहले नोटिस बना दो कि हम कोई सर्कुलर इशू कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लो। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर है कुछ मॉडल लेटर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर एक नोटिस का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसे समझ लेते हैं चलिए। तो यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सियान केमिकल्स लिमिटेड नाम का कोई बिजनेस है, उनका एक एम्प्लॉय है हर्षिल पटेल, जो 3 दिन से लगातार एब्सेंट है और उसने किसी भी ऑफिसर से कोई परमिशन भी नहीं लिया है। तो हम इसके लिए एक नोटिस बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बीच में आता है कंपनी का नाम सियान केमिकल्स लिमिटेड, राइट साइड में आएगा कंपनी का एड्रेस, एक लाइन छोड़ के आएगा डेट, और यहाँ पर लेफ्ट साइड में कंपनी का फ़ोन नंबर और कंपनी का ईमेल। ठीक उसके नीचे कंपनी वाले जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा। ये लोग हर्षिल पटेल को लेटर लिख रहे हैं तो उनका एड्रेस यहाँ पर लिख दिया गया है, और सब्जेक्ट में ये बात लिख दी गई है कि वो 3 दिन से एब्सेंट है बिना परमिशन लिए। उसके बाद ये लेटर सर बोल के स्टार्ट कर दिया है। तो कंपनी वाले ऐसा लिख रहे हैं कि आप 3 दिन से लगातार एब्सेंट है, 10 अगस्त 2017 से लेकर 12 अगस्त 2017 तक, और आपने अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से परमिशन भी नहीं लिया है। सेकंड पैराग्राफ में ये लोग लिखते हैं अगर 7 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं बताया अपने एब्सेंट होने का कारण, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपने हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है और आपकी सैलरी हम कट कर लेंगे। लास्टली उन लोगों ने थर्ड पैराग्राफ में उन्हें वार्निंग दिया है कि अगर आपने ऐसा फ्यूचर में किया, इस तरह से डिसिप्लिन तोड़ा, तो हो सकता है हम आपको कंपनी से, बिजनेस से निकाल भी सकते हैं और आप हमारे अभी तो परमानेंट एम्प्लॉय हो लेकिन फ्यूचर में आप नहीं रहोगे। एंड योर्स फेथफुली सियान पटेल, जो कि मैनेजर है HR के। सेकेंड यहाँ पर नोटिस है, नोटिस रिगार्डिंग वॉलंटरी रिजाइग्नेशन। ये क्या है देखिए, श्री जगदीश भाव सर वो चाहते हैं कि वो कंपनी से रिजाइग्नेशन ले ले और इसीलिए वो लेटर लिख रहे हैं, और ये लेटर एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए। राइट साइड में जगदीश भाव सर जी ये लेटर लिख रहे हैं, तो उन्होंने अपना एड्रेस लिखा, देन उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी लिखा है, एंड एक लाइन छोड़ के डेट आएगी। राइट साइड में वो किसको लेटर लिख रहे हैं, तो वो मैनेजर को लेटर लिख रहे हैं श्याम इंडस्ट्रीज़ के, तो उनका एड्रेस आ गया। एंड देन सब्जेक्ट में उन्होंने लिख दिया कि उन्हें हमेशा के लिए रिटायरमेंट चाहिए, वो भी उनके खुद के मर्जी से। देन उन्होंने लेटर लिखा है कि सर, पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी ड्यूटी आपके कंपनी में पिछले 10 सालों से निभा रहा हूँ। मैं आपके कंपनी में एज अ मशीन सुपरवाइज़र काम करता था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने करियर के इतने इम्पोर्टेंट ईयर्स आपकी कंपनी में गुजारे। सेकंड पैराग्राफ में ये लिखते हैं कि मेरे फैमिली और मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, और जैसा कि आपके कंपनी के रूल्स में है कि 3 महीने पहले ही हमें लेटर लिखना पड़ता है अगर हमें वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहिए, तो मतलब अपनी मर्जी से रिटायरमेंट चाहिए, तो देन वो कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप 3 महीने के बाद मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए।
लास्टली फिर से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी पीएफ जमा हुआ है, प्रोविडेंट फंड जो भी जमा हुआ है, प्लीज़ वो सब मुझे दे दीजिए और जो भी बेनिफिट्स आप लोग रिटायरमेंट के समय देते हैं वो सब मुझे दे दीजिए। देन उन्होंने थैंक यू लिखा है, योर्स फेथफुली जगदीश भावसर। अभी जो हमने 2 नोटिस किया वो तो नोटिस था, लेकिन अब हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं सर्कुलर के। तो यहाँ पर आता है 3rd नंबर पे सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल। यहाँ पर एक सर्कुलर इशू किया गया है, देखते हैं किसने किया है। तो सबसे पहले किसने किया है, देखिए एक्टिव कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, इसीलिए इनका नाम बीच में है क्योंकि ये सर्कुलर इशू कर रहे हैं। राइट साइड में इन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, एक लाइन छोड़ के डेट लिखा है। लेफ़्ट साइड में इन्होंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है एंड देन इन्होंने लिखा है टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस। ये अपने ब्रांच के सारे एम्प्लॉयज़ को ये बात बताना चाहते हैं। सब्जेक्ट में इन्होंने लिख दिया है सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल्स। देखते हैं इसमें क्या है। तो इस सर्कुलर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है सर्कुलर में वो देखते हैं। सो इन्होंने लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है, यानी कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि इस साल से सभी गवर्नमेंट और सभी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, ये जो हमारे 2 नेशनल फेस्टिवल्स हैं इन्हें मनाने ही मनाने हैं। और क्यों मनाना है, ताकि हमारे देशभक्ति की भावना और स्ट्रॉन्ग हो। लास्टली इस सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि जब फंक्शन हो तो सभी एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंट भी रहना है। देन लिखा है योर्स सिंसियरली धवन शाह, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर है। तो ये था सर्कुलर। अब यहाँ पर हमें एक और सर्कुलर का एग्जाम्पल दिया है, सर्कुलर रेकमेंडिंग टू बिगिन कैंपेन टू सेव वाटर इलेक्ट्रिसिटी अ नेशनल वेल्थ। हमें भी पता है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी हमारा नेशनल वेल्थ है, तो उसे बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो सर्कुलर है ये गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की तरफ से आया है, इसलिए इनका नाम बीच में है। राइट साइड में इन्होंने अपना एड्रेस दिया है। अब गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड का कोई फिक्स एड्रेस तो होगा नहीं, बस यूं ही रोड का नाम लिख दिया गया है जहाँ से ये सर्कुलर इशू है, सेक्टर 12 गांधी नगर। नीचे एक लाइन छोड़ के डेट लिखा है। देन लिखा है टू प्रिंसिपल एंड टीचर्स ऑफ ऑल स्कूल, यानी कि ये सभी स्कूलों के लिए है। सब्जेक्ट में लिख दिया गया है सर्कुलर रिगार्डिंग सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब पढ़ते हैं इस सर्कुलर को। तो सर्कुलर में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि गुजरात में पानी और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया है जो सभी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, यानी कि वो सरकारी स्कूल हो या सरकारी स्कूल ना हो, प्राइवेट स्कूल हो, या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट यानी कि आधा सरकारी आधा प्राइवेट, इन सभी स्कूलों को भी दिया गया है, प्लस इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया गया है। कुछ स्टेप्स लिखे हैं जो सभी को फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। पहला, एसी आपको तभी यूज़ करना है जब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखना है। थर्ड, लाइट एंड फैंस सारे क्लासरूम में आपको बंद कर देना है जब क्लास ओवर हो गया हो। फोर्थ, आपको वाटर का वेस्टेज नहीं करना है। जब भी आप गुजरे आपको एक बार टैप यानी कि नल चेक कर लेना है कि कहीं उसमें से पानी गिर तो नहीं रहा। फिफ्थ, ये जो कैंपेन है सेव वाटर एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सभी बच्चों का भी सहयोग होना चाहिए ताकि ये जो पानी है और इलेक्ट्रिसिटी है ये सच में बच सके, क्योंकि ये दोनों हमारे नेशनल संपत्ति है, नेशनल असेट है, इन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट में ये लिखा गया है कि सभी का कोऑपरेशन चाहिए और रिसिप्ट में जो डेट लिखा है उसी डेट से सबको ये बात मानना है। देन योर्स फेथफुली AJ पटेल, जो सेक्रेटरी हैं GSEB बोर्ड के। अब हमने नोटिस देख लिया, सर्कुलर देख लिया, अब हम देखते हैं मेमो। अब ये मेमो क्या होता है? तो जनरली मेमो को बहुत गलत तरीके से समझा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेमो इशू कर देंगे अगर तू सही टाइम पे ऑफिस नहीं गया, बॉस तुझे मेमो दे देंगे अगर तूने कोई भी गलती की। इससे हमें ये पता चलता है
कि जब कोई एम्प्लॉय गलती करता है तब मेमो इशू किया जाता है, लेकिन ये गलत बात है। मेमो ये नहीं है। देखिए सेकंड पैराग्राफ में, अ मेमो इज़ अ लेटर, ये एक लेटर है जो सीनियर ऑफिसर लिखते हैं और किसको देते हैं, अपने से नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को, या कभी कभार सीनियर ऑफिसर्स अपने से इक्वल स्टेटस वाले एम्प्लॉयज़ को भी ये मेमो दे देते हैं। तो ये होता है मेमो। अब देखते हैं ये मेमो का कैरेक्टरिस्टिक कि मेमो होता कैसा है। सबसे पहला, मेमो एक टाइप का लेटर है, तो ये फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। सेकंड, ये जो मेमो है ये सीनियर ऑफिसर लिखते हैं और देते किसको है, अपने से नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को। थर्ड, कभी कभार एम्प्लॉयज़ भी अपने सीनियर ऑफिसर्स को मेमो दे देते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है और उन्हें उसका सॉल्यूशन चाहिए तो। फोर्थ, मेमो जो सीनियर ऑफिसर्स है वो अपने इक्वल स्टेटस वाले एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को ही देते हैं, इक्वल स्टेटस वाले एम्प्लॉयज़ को भी देते हैं। फिफ्थ, मेमो देने का मेन कारण ये है कि हम सामने वाले इंसान को कुछ बातें याद दिला सके। सिक्स्थ, मेमो को एकदम सिंपली आपको लिखना है ल्यूकिड स्टाइल में। ल्यूकिड स्टाइल मतलब वो लेटर्स जो आपके टेक्स्ट बुक में है। सेवेंथ, मेमो के अंदर जो भी बातें आपको करनी है वो आप पॉइंट टू पॉइंट लिखो। अब यहाँ पर देखिए एक मेमो का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले बीच में आता है कंपनी का नेम, राइट साइड में आता है रेफरेंस नंबर, उसके नीचे आता है डेट। फिर लेफ़्ट साइड में 2 में हम लिखते हैं किससे हम मेमो दे रहे हैं। नीचे सेंट थ्रू यानी किसके द्वारा ये मेमो लिखा जा रहा है। देन आता है सब्जेक्ट और नीचे आते हैं सारे पॉइंट्स। फिर सबसे नीचे आता है सिग्नेचर एंड देन एट लास्ट अगर आपको कॉपीज़ भेजनी है तो आप कॉपी टू लिखिए, कॉपीज़ नहीं भेजनी है कहीं और देन कॉपी टू नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक मेमो। तो यहाँ पर मेमो का टाइटल है मेमो गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ द परचेस प्रोसेस, यानी कि हम ये मेमो इसलिए लिख रहे हैं कि हमें परचेस के बारे में कुछ बताना है। इसे देखिए ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले बीच में लिखा है कंपनी का नेम नवकार डायमंड लिमिटेड। राइट साइड में कंपनी का एड्रेस भी लिख दिया है, आप चाहे तो कंपनी के नेम के नीचे भी एड्रेस लिख सकते हैं। नीचे लिखा है रेफरेंस नंबर और डेट जैसा कि फॉर्मेट में था। लेफ़्ट साइड में आता है 2, हम किसे ये लिख रहे हैं मेमो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लिख रहा है। और ये मेमो लिख कौन रहा है एक्चुअली में, परचेस मैनेजर। सब्जेक्ट में वही जो टाइटल में था, रिगार्डिंग परचेस मेड बाय परचेस डिपार्टमेंट। फिर कंटेंट देखिए कंटेंट में क्या है। तो परचेस मैनेजर ये बात लिख रहे हैं कि 20 फ़ेब को हमने 5000 रफ डायमंड का ऑर्डर दिया है। किसको, जनता डायमंड हाउस को, जो कि मुंबई में है। सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये जो कंसाइनमेंट है ये लोग किसके थ्रू भेजेंगे, करिश्मा अंगाड़िया फर्म, यानी ये भी कोई बिजनेस है, इसी के थ्रू ये लोग ये कंसाइनमेंट भेजने वाले हैं। कब, 3 मार्च को 2017 में ये लोग कंसाइनमेंट भेजने वाले हैं और इसीलिए इन्हें 50,000 रुपये भी भरने हैं कैश में। तो यही बात बस परचेस मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बताना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ये मेमो लिखा है। लास्टली नीतीश पटेल एंड देन साइन। तो ये था मेमो। देन अगेन सेकंड मेमो देख लीजिए, मेमो फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रोबेशन मतलब क्या होता है। तो जब भी किसी एम्प्लॉय को हम अपने कंपनी में बुलाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए और अगर वो सब कुछ पास कर जाता है और हम उसे अपनी कंपनी में ले लेते हैं ना, तो हम उसे एकदम से काम पे नहीं लगा देते हैं। हम कुछ टाइम तक देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है और अगर वो ठीक तरह से काम कर रहा हुआ तो ही हम उसे परमानेंटली रखते हैं। तो वो जो पीरियड है ना जिसमें हम उसको देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, उसे ही कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। तो ये मेमो भी इसीलिए लिखा जा रहा है कि किसी एम्प्लॉय का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाना है। तो ये मेमो एंजल डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ से लिखा जा रहा है, तो इसका नाम आ गया बीच में और इसके ठीक नीचे इनका एड्रेस आ गया। राइट साइड में रेफरेंस नंबर, डेट। लेफ़्ट साइड में ये किसे लिखा जा रहा है, रोहित परमार को लिखा जा रहा है और लिख कौन रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर लिख रहा है। सब्जेक्ट में लिख दिया गया है अबाउट एक्सटेंडिंग प्रोबेशन पीरियड,
यानी कि रोहित परमार का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाना है, इसलिए ये मेमो लिखा जा रहा है। देखते हैं कंटेंट क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैनेजिंग डायरेक्टर लिख रहा है कि रोहित परमार ने हमारा ऑर्गेनाइजेशन 25 जुलाई 2015 को ज्वाइन किया था, और जब हम इन्हें ज्वाइन करवा रहे थे तो हम लोगों ने ये कहा था कि 1 साल तक हम आपको प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे, यानी 1 साल आपको ऑब्जर्व करेंगे और फिर परमानेंट अपॉइंट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर ये लिखा है कि इंस्टीट्यूशन के रूल्स बदल गए हैं और अब ये जो प्रोबेशन पीरियड है 1 साल से 2 साल हो गया है क्लर्क लोगों के लिए, और ये भी तो क्लर्क ही है रोहित परमार, तो इसलिए इनका भी प्रोबेशन पीरियड बढ़ गया है। थर्ड यहाँ पर लिखा गया है कि रोहित परमार हमारे क्लर्क होंगे कि नहीं, इसका डिसीजन हम और 1 साल बाद लेंगे, यानी कि मिला जुला के 2 साल तक हम उन्हें प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे। देन नीचे लिखा है समीर शाह और उन्होंने अपनी सिग्नेचर कर दी है और मेमो एंड। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, एम्प्लॉय रिलेटेड करस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर हमें एम्प्लॉय से लेटर के थ्रू कम्युनिकेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। अब के टाइम में एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर जिस बिजनेस के पास अच्छे एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ग्रो होने वाली है, इसीलिए अभी एम्प्लॉयज़ को एक वेल्थ की तरह माना जाता है और ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी में हमें हमेशा रखना है, यानी कि उन्हें रिटेन करके रखना है। अब जब हम एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं, उनकी भर्ती करते हैं या फिर उनका प्रमोशन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, डिमोशन करते हैं, उन्हें निकालते हैं, इन सब के लिए लेटर्स होते हैं। तो हम इन सब लेटर को देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम हमारे बिजनेस फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज़ को ले लेते हैं, यानी कि उन्हें अपने बिजनेस के अंदर भरते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को भरे, एम्प्लॉयज़ को भरे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आपको एम्प्लॉय को ठीक टाइम पे अपॉइंट करना है, उसके पास ठीक क्वालिफ़िकेशंस भी होने चाहिए और करेक्ट नंबर में आपको उन्हें अपॉइंट करना है। ऐसा नहीं कि आपके बिज़नेस में आपको 5 ही लोग चाहिए थे और आपने 10 लोगों को कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आती ही आती है, यानी कि खालीपन आता ही है। क्यों आता है? कभी कभार क्या होता है, हम नए डिपार्टमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर वैकेंसी हो जाती है, हमें न्यू एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, या फिर किसी एम्प्लॉय ने काम छोड़ दिया तो उसका जगह खाली हो जाता है, या फिर हमने किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दिया तो उसका पहले वाला जगह खाली हो जाता है। तो इस तरह से जब वैकेंसी होती है तो हम रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि नए एम्प्लॉयज़ को अपने बिजनेस के अंदर लेते हैं। रिक्रूटमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? जब आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से ही किसी एक एम्प्लॉय को उठा लेते हो और उसे कोई पोस्ट दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, तो आपने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व किया और उन्हीं में से किसी एक को अकाउंटेंट की पोस्ट आपने दे दी, तो ये हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। या फिर आपने अपने पास्ट एम्प्लॉयज़ में से किसी को चुन के उस पोस्ट पे बिठा दिया, तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करते हो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से या फिर जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज के हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो अब हम देखते हैं रिक्रूटमेंट लेटर्स। रिक्रूटमेंट लेटर्स में बहुत सारे लेटर्स आते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट लेटर्स, लेटर्स इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, लेटर्स इन्फॉर्मिंग रिटन टेस्ट, लेटर्स ऑफ इन्विटेशन फॉर इंडिविजुअल इंटरव्यू, लेटर्स रिटन टू इंटीमेट प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन, मेडिकल टेस्ट। बहुत सारे लेटर्स आते हैं, बट अपने को जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला लेटर आता है लेटर इन्फॉर्मिंग टू रिमेन प्रेजेंट इन रिटन टेस्ट, यानी हम किसी को कह रहे हैं कि आप रिटन टेस्ट में प्रेजेंट रहना और उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लेटर कौन लिख रहा है? यहाँ पर जो लेटर लिख रहा है उस बिज़नेस का नाम है वीटी पारेख चार्टर्ड अकाउंट्स एंड कॉर्पोरेशन।
तो राइट साइड में उन्होंने पहला अपना एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ के डेट लिखा। लेफ़्ट साइड में उन्होंने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एंड नीचे वो जिसको ये लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिख दिया, यानी कि परेश पडाड़िया का। एंड देन उन्होंने सब्जेक्ट भी लिख दिया, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। तो ये लेटर इन लोगों ने सर बोल के स्टार्ट किया है। तो लेटर में क्या लिखा है कि आपके मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट्स जो आपने दिए थे उसके हिसाब से हम आपको एलिजिबल मानते हैं अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट के लिए जो खाली है हमारी कंपनी में। सेकंड पैराग्राफ में ये लोग ये लिखते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के हिसाब से हमने एक रिटन टेस्ट प्लान किया है जो सभी कैंडिडेट्स को देना है और ये आपको भी देना है। थर्ड पैराग्राफ में सब रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि उसमें 200 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस होंगे एंड टैली के क्वेश्चंस होंगे। टाइम 2 आवर्स दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट को पास कर देंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पर उस टेस्ट के बारे में सब कुछ दिया हुआ है कि वो किस डेट को है, टाइम है, वेन्यू यानी कि कहाँ पर आना है ये टेस्ट देने के लिए। लास्ट में लिखा है कि आप टाइम ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए ही पेपर लिखें। योर्स सिंसियरली ध्रुव पारेख। अब यहाँ पर सेकंड लेटर में क्या है, समझ लो किसी ने वो रिटन टेस्ट पास कर लिया, देन हम उसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो हम लेटर कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेटर लिख रहा है कौन, कावेरी कम्युनिकेशन सेंटर। राइट साइड में उन्होंने अपना एड्रेस एक लाइन छोड़ के डेट लिख दिया है। लेफ़्ट साइड में उन्होंने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल लिख दिया है। एंड नीचे ये लोग ये लेटर किसको लिख रहे हैं, श्री राजू सोलंकी को। उनका नाम लिख के उनका एड्रेस लिख दिया है और सब्जेक्ट भी लिख दिया है, अबाउट अटेंडिंग पर्सनल इंटरव्यू सर बोल के लेटर स्टार्ट किया है। अब लेटर में क्या लिखा हुआ है, तो लेटर में लिखा हुआ है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया था 25 जून 2017 को कि आपको असिस्टेंट ऑफिसर की पोस्ट चाहिए, तो हम आपको बता दें कि आपके क्वालिफ़िकेशंस भी सही है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी सूटेबल है इस पोस्ट के लिए। तो हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आ जाइए जुलाई 2017 को। यहाँ पर इन लोगों ने गलती से डेट नहीं लिखा है और इन्होंने टाइम भी बता दिया है कि हेड ऑफिस पे आना है थर्सडे को 1:30 बजे। सेकेंड पैराग्राफ में ये लोग लिखते हैं कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ओरिजिनल कॉपीज़ लेके आइए, आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशंस है उसकी, और अपना सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस भी लेकर आइए। और जो लोग अभी प्रेजेंटली वर्किंग है यानी कि ऑलरेडी वो लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन के हेड के पास से NOC लेके आना है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है। योर्स सिंसियरली सदीक मोहम्मद। एंड देन लेटर एंड। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए, एक बार हमने एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। फिर हमको जो कैंडिडेट्स अच्छे लगे, जिनके पास सारे क्वालिफिकेशंस है, हम उसे ले लेंगे। अब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर फर्म, हर यूनिट एक जैसी नहीं होती है, तो उनका सिलेक्शन करने का तरीका भी अलग होगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने का तरीका अलग होगा। वो लोग अपने हिसाब से करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से करेंगे, सब अलग अलग तरीके से करेंगे। जब हम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो हम उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊँ तो अपॉइंटमेंट लेटर एक ऐसा लेटर है जो एम्प्लॉयज़ को तब दिया जाता है जब उन्हें हम प्रॉपर पूरा फाइनल बोल देते हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए सिलेक्टेड हो। तो अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट लेटर में कौन कौन से डिटेल्स होते हैं। फर्स्ट, ये जो लेटर है ये कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ स्टार्ट होता है। सेकंड, हम अपॉइंटमेंट लेटर में ये भी लिखते हैं कि हम उस पर्सन को किस पोस्ट के लिए चूज़ कर रहे हैं। थर्ड, हमें उस एम्प्लॉय को ये बात क्लियर कर देना है कि हम उसका अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे कर रहे हैं, यानी कि हम उसे पहले कुछ सालों तक ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में रखेंगे, या फिर हम उसे परमानेंटली ले रहे हैं, या फिर हम उसे पार्ट टाइम ले रहे हैं। ये सब हमें अपॉइंटमेंट लेटर में दिखा देना है। फोर्थ, अगर हम किसी का अपॉइंटमेंट प्रोबेशन पीरियड के साथ कर रहे हैं तो ये बात उसमें लिखी होनी चाहिए। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में ये बात साफ साफ लिखी होनी चाहिए।
अपॉइंटमेंट लेटर में हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना है कि उन्हें सैलरी कितनी मिलेगी, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे और जब वो रिटायर लेंगे तब उन्हें क्या क्या मिलेगा। 6th, उसी लेटर में लास्ट में ये बात भी लिखी होनी चाहिए कि अगर आप राज़ी हो तो हमें एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजो, यानी कि सहमति पत्र भेजो कि हाँ मैं राज़ी हूँ, या फिर जो डेट लिखा हुआ है उस डेट पे आप काम पर आना शुरू कर दो। 7th, ये जो लेटर है ये गुड विशेस के साथ ख़त्म हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं अपॉइंटमेंट लेटर का एग्जाम्पल। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर कौन लिख रहा है? राधे इंडस्ट्रीज़, इसलिए इनका नाम बीच में आया। राइट साइड में इनका एड्रेस, देन डेट, लेफ्ट साइड में इनका फ़ोन नंबर, ईमेल। फिर ये अपॉइंटमेंट लेटर किसको दिया जा रहा है? शिल्पा पटेल को, तो उनका नाम और एड्रेस। देन सब्जेक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैडम लिख के स्टार्ट किया है। देखते हैं कंटेंट क्या है। तो इस अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि हम बहुत खुश हैं आपको ये बताते हुए कि आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है जो 28 फरवरी 2017 को हुआ था, और जो भी इसे क्लियर कर लेता है वो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट को पा लेता है। तो आपने इसे पा लिया और आपने पर्सनल इंटरव्यू को भी क्लियर कर लिया है, तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं कि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हो। फिर यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहला, योर प्रोबेशन पीरियड, यानी कि प्रोबेशन पीरियड पर इनको अपॉइंटमेंट मिली है। पहले का जो 1 साल है उसमें इन्हें ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रही हैं। अगर ये ठीक तरह से काम करेंगी तो परमानेंटली इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। सेकंड कंडीशन इन्होंने लिखी है कि ये जो शिल्पा पटेल है जो अपॉइंट हुई हैं उनका ग्रेड 9,000 से लेकर 13,000 के बीच का है, तो इन्हें बहुत सारे अलाउंस भी मिलेंगे जब ये प्रोबेशन पीरियड को ख़त्म कर लेंगी तो। थर्ड, इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि अगर शिल्पा पटेल इन सब से खुश है, राजी है, तो एक एक्नॉलेजमेंट लेटर जल्दी से भेज दे कि हाँ मैं खुश हूँ और मैं राजी हूँ काम करने के लिए। यहाँ पर टाइम भी लिखा है और फिर योर्स सिंसियरली सैमुअल डिसूजा। लास्ट में आप देखिए बेस्ट विशेस भी विश किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमोशन। अब ये प्रमोशन क्या होता है वो हम देखते हैं। अब हर ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ है हमेशा उनके बिजनेस में रहे, अगर वो एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं तो। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हर फर्म में इस तरह का अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ को एनकरेजमेंट मिलता रहे ताकि उनका बिजनेस भी प्रोग्रेस होता रहे। और आपको भी पता है एम्प्लॉय को एनकरेजमेंट या मोटिवेशन कब मिलेगा? जब हम उनका प्रमोशन कर देंगे तो। लेकिन ये प्रमोशन क्या है? सिंपली प्रमोशन का मतलब ये है कि अभी एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है उसे वहाँ से हटा के ऊपर के पोस्ट पे डाल देना, और अगर वो ऊपर के पोस्ट पे चला गया तो उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट भी उसका होगा, साथ में उसका स्टेटस भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आता है रीज़न फॉर प्रमोशन। आखिर हम प्रमोशन क्यों करते हैं? फर्स्ट, जब एम्प्लॉय कुछ साल कंपनी में बहुत अच्छी तरह से गुजार लेता है, कुछ साल मतलब कुछ फिक्स्ड साल, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसे प्रमोशन मिल जाता है। सेकंड, अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ एक्स्ट्रा डिग्री ले ली या फिर कुछ अच्छा टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके पास आ गया तो उसे प्रमोशन मिल जाता है। थर्ड, अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा कोई काम किया है तो उसे प्रमोशन मिलता है। फोर्थ, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा है किसी चीज़ में, बहुत एक्सपर्ट है, उसके पास बहुत अच्छी स्किल है, तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है। फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरतों को समझते हुए भी कुछ लोगों को प्रमोशन दे देती है। तो ये है प्रमोशन और प्रमोशन होने के कारण। अब देखते हैं प्रमोशन के लेटर्स। तो यहाँ पर आ गया प्रमोशन का मॉडल लेटर। देखते हैं इसको। मेहता ब्रदर्स ये प्रमोशन लेटर लिख रहे हैं। राइट साइड में इन्होंने अपना एड्रेस लिखा, लेफ्ट साइड में अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, और ये प्रमोशन मिल किसको रहा है? श्री विद्युत देसाई को, तो उनका नाम और एड्रेस लिख दिया है। एड्रेस यानी कि यहाँ पर बिजनेस में उनका क्या पोजीशन है वो लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में लिखा है लेटर इन्फॉर्मिंग प्रमोशन, सर बोल के स्टार्ट किया है। तो आप यहाँ पर एड्रेस में कंफ्यूज मत होना, आप इसी तरह से पोजीशन लिख के फिर 1-2 लाइन एड्रेस भी लिख सकते हो। चलिए देखते हैं कंटेंट्स।
तो इस प्रमोशन लेटर में लिखा हुआ है कि हम बहुत खुश हैं आपको ये बताते हुए कि अभी आप जो काम कर रहे हो वहाँ से आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। देन सेकंड पैरा में लिखा है कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन ले लेता है या फिर कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लेता है, वो भी कंपनी में रहते हुए 5 साल के अंदर अंदर, तो कंपनी उसे रिवॉर्ड देती है, यानी कि उन्हें रिवॉर्ड देती है। तो पैरा में लिखा हुआ है कि आपको अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया है क्योंकि आपने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस ले ली हैं और साथ में अब आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आप अपने नए पोस्ट को संभाल सकते हो 10 दिसंबर 2017 से। आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी नई सैलरी, सब कुछ बता दी जाएगी। फिर लास्ट में वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप अपने डेट पे आ जाइएगा काम करने के लिए। बेस्ट विशेस, योर सिंसियरली घनश्याम चौधरी, जो HR मैनेजर है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र और फिर हम देखेंगे इसका एक लेटर। देखिए, HR मैनेजर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये काम है ये देखना कि सब एम्प्लॉय सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि नहीं, और अगर उनके अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं है तो उनको ट्रेन करना ताकि वो लंबे टाइम तक हमारे कंपनी में बने रहे। ये सब देखने का काम है HR मैनेजर का। तो ये ट्रांसफ़र क्या होता है? जब एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, उसके ड्यूटी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है, वो जो यहाँ पे था वहीं वहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर अगर वो मैनेजर था तो वहाँ भी मैनेजर ही रहेगा। उसकी सैलरी, उसकी स्किल, इन सब में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। उसी को हम कहते हैं ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का सिंपल मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेज देना काम करने के लिए। जब हम किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करते हैं तो हम उसे पहले से ही बता देते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफ़र। आखिर ट्रांसफ़र क्यों किया जाता है? पहला, जब एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वहाँ वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है तो हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब कि उसको सही तरह से वहाँ काम नहीं मिल पा रहा था तो हम उसे दूसरी जगह भेज देते हैं। सेकंड, अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं कर पा रहा है, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है तो हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। थर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, पैसों की घपलेबाजी करता है तो हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। फोर्थ, अगर कोई एम्प्लॉय इनडिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन में नहीं रहता है और बहुत गलत चीज़ें करता है तो हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिफ्थ, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो अभी जहाँ पर काम कर रहा है वो जगह उसके लिए सेफ़ नहीं है, उसे वो जगह चेंज ही करनी पड़ेगी तो हम उस केस में उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिक्स्थ, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसका डिपार्टमेंट के हेड के साथ ही नहीं बनता है या फिर अपने कलीग्स के साथ ही नहीं बनता है तो हम ये रिस्क नहीं लेते हैं कि बाद में पता नहीं ये एम्प्लॉय क्या करेगा, इसीलिए हम उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेवेंथ, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत अच्छा स्किल है तो दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी उसका ये स्किल का फ़ायदा ले, इसलिए हम उसका वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। एथ, जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को सब कुछ सिखाना चाहते हैं, हर डिपार्टमेंट के बारे में सिखाना चाहते हैं तो हम टाइम टू टाइम उनका ट्रांसफ़र करते रहते हैं हर डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र का एक मॉडल लेटर दिया हुआ है। कंपनी का नाम पहले है साबर फाइनेंस लिमिटेड। इन्होंने राइट साइड में अपना एड्रेस लिखा है, डेट लिखा है, लेफ़्ट साइड में फ़ोन नंबर, ईमेल, और किसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, श्री जयेश छावड़ा का, तो उनका नाम और उनका एड्रेस। सब्जेक्ट भी इन्होंने लिख दिया है ट्रांसफ़र टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर बोल के स्टार्ट किया है। तो लेटर में इन्होंने ये लिखा है कि हम आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट का सीनियर क्लर्क बनाया जा रहा है और अभी आप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क। और आप कब से फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर क्लर्क बन जाएंगे? 10 मई 2017 से। तो इन्होंने पहले ये बात क्लियर कर दी कि वो कैसे क्या बन गए। सेकंड पैराग्राफ में इन लोगों ने क्या लिखा है कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय क्लास 3 का है, अब आप ये मत सोचना कि स्टैंडर्ड होता है क्या
उधर भी कंपनी में फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। कंपनी में भी कुछ क्लास होते हैं, क्लास 1 के एम्प्लॉयज़, क्लास 2 के एम्प्लॉयज़। तो यही बात ये लोग बता रहे हैं कि कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से अगर क्लास 3 का कोई एम्प्लॉय 3 साल तक कंपनी में काम कर लेता है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और हर कंपनी क्यों ट्रांसफ़र करती है किसी भी एम्प्लॉय का, इसलिए ताकि वो सब कुछ सीख सके, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। लास्ट में इन लोगों ने लेटर में ये लिखा है कि आपकी सैलरी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप जो यहाँ पर थे, आपको जो सैलरी मिलती थी वही सैलरी आपको वहाँ भी मिलने वाली है। थैंक्स, योर सिंसियरली संतोष पुरोहित, जो मैनेजर है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिमोशन। हम डिमोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपको अपने बिजनेस के अंदर हमेशा देखते रहना है कि आपके एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनका बिहेवियर क्या है। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से अपना जॉब नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके पोस्ट से उसको हटा देते हैं और नीचे लेवल के पोस्ट पे बिठा देते हैं, और उसी को हम कहते हैं डिमोशन। डिमोशन की वजह से उस बंदे की सैलरी भी कम हो जाती है, उसके पावर्स भी कम हो जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, उसका स्टेटस भी गिर जाता है। अब देखते हैं सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू डिमोशन। आखिर हम किसी का डिमोशन करते क्यों है। सबसे पहली बात, जब बार बार बताने के बाद भी कोई एम्प्लॉय गलती कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसका डिमोशन कर देते हैं। सेकंड, जिस एफिशिएंसी के हिसाब से उस एम्प्लॉय को काम करना चाहिए, उस एफिशिएंसी के हिसाब से वो काम नहीं करता है, तब हम उसका डिमोशन कर देते हैं। थर्ड, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ही ख़राब काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था और कंपनी पे आँच आ गई तो हम उसका डिमोशन कर देते हैं। फोर्थ, अगर वो बार बार डिसिप्लिन तोड़ रहा है तो भी हम उसका डिमोशन कर देते हैं। जब आप किसी एम्प्लॉय का डिमोशन करते हो ना, तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से देख लेना है, क्या मैटर है, सब कुछ अच्छी तरह से समझ के ही डिमोशन करना है। हम जो डिमोशन लेटर लिखेंगे उसके अंदर सब कुछ होता है, कारण, क्या सैलरी होगी, क्या बाद में बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सब कुछ लेटर ऑफ डिमोशन में लिखा होता है। हम देख लेते हैं डिमोशन लेटर का एक मॉडल। तो यहाँ पे वीरभद्र स्टेट हाउस, ये लोग एक डिमोशन लेटर लिख रहे हैं। राइट साइड में इनका एड्रेस लिखा हुआ है, एक लाइन छोड़ के डेट है, लेफ्ट साइड में इनका फ़ोन नंबर है, ईमेल है। देन अब देखिए, आप जिसका डिमोशन हो रहा है उसका यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एड्रेस वैड्रेस, बट आपको ज़रूर से लिखना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है प्लेसिंग एन एम्प्लॉय इनटू अ लोअर ग्रेड, सर बोल के स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर कंटेंट में लिखा हुआ है कि हमने आपको जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट पे डाल दिया है। आप सीनियर अकाउंटेंट थे बट हमने आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे डाल दिया है। 11th में 2017 से आपको जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट संभालनी है। सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने सारा मैटर बताया है। इन्होंने बताया है कि हमारे हायर अथॉरिटीज़ यानी कि हमारे हायर ऑफिसर्स ने नोटिस किया है कि आप कुछ ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको सूट नहीं करता है, जो सीनियर ऑफिसर का स्टेटस है ही नहीं, आप वो सारे काम कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी जो पोस्ट है सीनियर अकाउंटेंट की, उसका डिग्निटी डैमेज हो रहा है और हमारे पास एविडेंस भी है। हमने आपको 8 अप्रैल 2017 को एक लेटर भी दिया था ताकि आप सुधर जाए, बट आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने ये मान लिया है कि आपने डिसिप्लिन तोड़ा है और अब हम आपको लोअर पोस्ट पर डाल रहे हैं और आप इसे एक तरह का पनिशमेंट समझ सकते हैं। हमने आपको लेटर दिया था बट उस समय आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये जो हम आपको लेटर दे रहे हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम आपको सुधरने का एक दूसरा मौका दे रहे हैं, और अगर आप फ्यूचर में नहीं समझे तो हम आपको अपनी कंपनी से ही निकाल देंगे। लास्टली ये लोग ये लिखते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको इस मैटर को क्लियर करना है तो आप HR मैनेजर से मिल सकते हैं 3 दिनों में। योर सिंसियरली गौतम त्रिवेदी। तो ये था आपको किस तरह से डिमोशन लेटर लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीशन ऑफ सर्विस।
देखिए, आपके बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बात पता ही है कि एक ना एक दिन उन्हें जॉब छोड़ना है। हमेशा लाइफ टाइम कोई काम नहीं करने वाला। और जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो एम्प्लॉय को काम देता है एम्प्लॉयर, उसे भी ये बात पता है कि एम्प्लॉयज़ हमेशा के लिए उसके बिजनेस में नहीं रहने वाले। लेकिन ये बात है कि किसी को आप काम से निकाल देते हो, वो बात अलग है, और कोई खुद की मर्जी से काम छोड़ देता है, वो बात अलग है। तो यही दो कंडीशन अपने को देखना है। पहला है रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप किसी एम्प्लॉय को निकालते हो तो क्या होता है? देखिए, हर एक बिजनेस यूनिट बहुत बार सोचती है किसी भी एम्प्लॉय को निकालने से पहले, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये अच्छा स्टेप नहीं है। किसी को काम से निकाल देना ये अच्छा नहीं है। इसीलिए कंपनी वाले किसी भी एम्प्लॉय को काम से निकालने से पहले उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें सफाई देने का मौका देते हैं। पर अगर वो अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं तब जाके कंपनी वाले उन्हें निकाल ही देते हैं। अब कब कंपनी वाले किसी भी एम्प्लॉय को निकालते हैं? तो देखिए, पहला कंडीशन, जब कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो रही है तो पहले वाले एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। या फिर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो तब एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। या फिर जब आप अपने यूनिट्स को ऑटोमेटिक यूनिट्स में बदल रहे हो, यानी कि सारा काम रोबोट की मदद से होगा, कंप्यूटर की मदद से होगा, एम्प्लॉयज़ का कोई काम ही नहीं है, तो एम्प्लॉयज़ तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। या फिर कभी कभार क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ ऐसा काम ही करते हैं कि कंपनी वालों को उन्हें निकालना पड़ता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनी को एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ता है, यानी ये सारे कारण हैं। अब जब कंपनी वाले किसी भी एम्प्लॉय को निकालते हैं तो कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशन बना रहे, इसीलिए VRS इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जब आप उस पर्सन को निकाल रहे हो या फिर वो रिटायर हो रहा है तो आपको उसे कुछ बेनिफिट देना है। लेकिन हाँ, अगर उसने कोई गलत काम किया है और आप तब उसे निकाल रहे हो तो उस समय आपको उसे कोई बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, सेकंड, रिगार्डिंग रिलीविंग फ्रॉम जॉब, यानी कि रिजाइग्नेशन। कभी कभार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय ये सोचता है कि मुझे अब ये जॉब नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि दूसरी जगह उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी या फिर उसका कोई पर्सनल रीज़न होगा। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी पुरानी जॉब छोड़ने का मन बना लेता है और कोई ना कोई बहाना दे देता है कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट होना है, या फिर कुछ भी बोल के वो वहाँ से सोचता है मैं चला जाऊँ, रिजाइग्नेशन दे देता है। तो उस समय कंपनी क्या करती है, उन्हें सारे बेनिफिट्स देती है, उनके PF देती है, सैलरी जो बची हुई है वो सब दे देती है। तो ये थे दो केस जब हम एम्प्लॉय को कंपनी से निकालते हैं, जिसमें पहला ये था कि हम एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं और दूसरा ये केस था कि एम्प्लॉय खुद निकल रहा है, अपनी मर्जी से रिजाइग्नेशन दे रहा है। तो हम यही दो मॉडल लेटर्स चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला मॉडल लेटर है मॉडल लेटर पर्टेनिंग कंप्लीशन ऑफ सर्विस। हम किसी को बता रहे हैं कि आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर कौन सा बिजनेस ये लेटर लिख रहा है? गरवी गुजरात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनका नाम बीच में है। राइट साइड इन्होंने अपना एड्रेस, लेफ्ट साइड अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, एंड नीचे जो पर्सन का सर्विस कंप्लीट हो गया है उसका नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में लिखा है कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर बोल के स्टार्ट किया है। तो इन्होंने लिखा है इस लेटर में कि आपको तो ये बात पता ही होगी कि हमने आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी दी थी, वो भी 2 साल के लिए, जो एक्सपायर हो गया 30 नवंबर 2017 को। हमने आपका अपॉइंटमेंट इसलिए किया था ताकि आप नॉर्थ गुजरात की तरफ हमारे प्रोडक्ट्स को फैला सको, हमारे प्रोडक्ट के बारे में वहाँ के लोगों को बता सको। और हमने जब समरी देखी तो हमें ये पता चला कि नॉर्थ गुजरात में वाकई हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, आपकी वजह से ये सब हुआ है। तो हम आपके परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी देने वाले हैं और साथ में आपकी सैलरी भी देने वाले हैं। लास्टली इस लेटर में बेस्ट विशेस लिखा हुआ है, योर्स फेथफुली जितेंद्र शुक्ला। तो ये था लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट कंप्लीशन ऑफ सर्विस। इस चैप्टर का लास्ट लेटर है लेटर ऑफ ऑर्डर ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। जब हम किसी को अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं परमानेंटली
उसने क्या पता कुछ करा होगा, इस लेटर में आपको पता चल ही जाएगा। तो इस टाइप का हम लेटर कैसे लिख सकते हैं, देखिए। सौराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड बीच में आ गया क्योंकि ये लोग लेटर लिख रहे हैं। राइट साइड में इनका एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट, लेफ्ट साइड में फ़ोन नंबर, और ये लोग किसको निकाल रहे हैं, श्री राजकिरण पुरोहित को, और यहाँ पर उनका एड्रेस लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में लिखा है ऑर्डर फॉर कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। सर बोल के ये लेटर स्टार्ट किया है। तो इन लोगों ने लेटर में ये लिखा है कि हमने एक कमेटी बिठाई थी जो इंक्वायरी कर सके। अब भाई क्यों इंक्वायरी कर रहे थे ये लोग, इसलिए क्योंकि इस बंदे के ऊपर कुछ आरोप लगे हुए हैं कि इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं और इनकी कंपनी पे आँच आई है। तो कंपनी वाले ये बोल रहे हैं कि हमने कमेटी बिठाई थी, हमने इंक्वायरी की और सब कुछ सही साबित हुआ, आप सचमुच दोषी हैं, इसीलिए हम आपको अपनी कंपनी से निकाल रहे हैं, आपको अपनी सर्विस से टर्मिनेट कर रहे हैं, आपको हमेशा के लिए रिटायरमेंट दे रहे हैं। लेकिन इंसानियत के नाते हम आपको रिटायरमेंट के बेनिफिट्स देंगे। जो बेनिफिट्स सबको हम लोग देते हैं रिटायरमेंट के समय, वो हम आपको भी देंगे। योर्स फेथफुली जयेश अमीन। तो इतना ही इस चैप्टर में। एनीवेज चैप्टर काफ़ी लंबा है, आप इस चैप्टर के लेटर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत सारे लेटर्स हैं, तो एग्ज़ाम में बहुत चांसेस है इस चैप्टर से लेटर्स आने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।